अच्छा यार पास पेपर का क्वेश्चन 106 खोलने की जरूरत नहीं, वन का बस सोल्यूशन खोल लें। पेज नंबर बताएं। वन का सोल्यूशन 516। लीगल टाइटल पासेस बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रिटेन्ड। सोचें, लीगल टाइटल कस्टमर के नाम हो गया है। सोचें कोई मिसाल, लीगल टाइटल कस्टमर के नाम हो गया है और लेकिन सेलर कह रहे हैं कि अभी तक ये चीज बिकी नहीं है, कि सेल और रिटर्न बेस। यार उल्टी बात कर दी है किस्तों वाली इसने, उल्टी बात है वो बात, जरा थोड़ा सा अकल लगाएं। जब आप बल्ब बेचें कॉलेज वालों को और आपका पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हो कि कितने बल्ब वापस आएंगे, तो मैंने कहा था कि आप एंट्री कर लें कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। याद आ रहा है पास पेपर का क्वेश्चन 5, पास पेपर का क्वेश्चन 5, इसमें शायद दूसरा पॉइंट था या कौन सा पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था नो एस्टीमेट, एंटिटी का अंदाजा नहीं लग रहा। तो अगर आप चीजें बेच दें, पार्ट 2, अगर आप चीजें बेच दें और बेचकर आपको अंदाजा ना हो कितनी वापस आनी है, तो बिल तो बना के दे दिया, चीजें लीगल टाइटल भी पास हो गया, अगले के नाम भी लगवा दिया, बिल है तो अगले बंदे का बल्ब है, अब उसकी मर्जी है वापस करे ना करे, लेकिन आपने कहा है वापस कर सकते हो। इसका मतलब है यू आर स्टिल रिटेनिंग द रिस्क एंड therefore you being a seller is retaining risk and reward, you should not record the sale. Customer may return the goods within the period specified against full refund even when the title has been passed. उसे बल्ब जा चुके हैं and it is not sure as to probability of refund. इसे नहीं पता कितनी चीजें वापस करनी है, वापस आएंगी, तो लाइबिलिटी बुक कर लें, सेल बुक ना करें। रिस्क एंड नॉट श्योर, नो एस्टीमेट, उस सवाल में एस्टीमेट कोई नहीं था, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर रिटेन्ड बाय सेलर। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या रिफंड लाइबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पास है, तो मतलब नो सेल, मौजा करें फिर। ओके ये गलती से ऐसे, लीगल टाइटल डज नॉट पास, लीगल टाइटल उसे पास नहीं हुआ, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड आर पास टू कस्टमर, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसका हो गया है। इसका क्या मतलब होता है, बुक, और बोले बुक सेल, रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर का है ना, तो सेल बुक कर लें। ये कौन सा सिनेरियो है, सेल बुक कर लें। अगर आपने ले हुए सेल में टाइटल भी एंड पे ट्रांसफर होता है और सेल भी एंड पे बुक होती है। ले हुए सेल में इस तरह नहीं था, ले हुए सेल में ये था कि आप उससे किस्तों में पैसे ले रहे थे और आपने उससे टाइटल भी ट्रांसफर एंड पे किया, आपने अपने पास रखा हुआ था ओवन, और वो सिग्निफिकेंट पैसे आना एक रेयर सर्कमस्टांस है, तो पैसों से तो फिर भी ताल्लुक नहीं है। लीगल टाइटल भी एंड पे ट्रांसफर होगा, वो भी उसके नाम लगवाएंगे और रिस्क एंड रिवॉर्ड भी एंड पे नाम करेंगे। तो इसमें ऐसी सेल होती है जिसमें आपने चीज़ें सेल कर दी हैं किस्तों पर, ये ले हुए सेल से ऑपोजिट सेल होती है, क्योंकि डिलीवरी आज होती है, डिलीवरी आज होगी और पैसे बाद में आएंगे। तो ऐसी लीज टाइप, ये लीज लीज स्पेशल में अलग स्टैंडर्ड है, ये लीज टाइप सेल है किस्तों पर। तो किस्तों पर चीज आपने बेच दी, तो जब किस्तों पर आपने चीज बेच दी तो ऑब्वियसली आप ट्रांसफर नहीं करेंगे उसको टाइटल, क्योंकि आपको डर होगा वो पैसे ना दे। तो सेलर मे रिटेन द लीगल टाइटल टू गुड्स टू प्रोटेक्ट द कलेक्टेबिलिटी ऑफ अमाउंट ड्यू। ड्यू का मतलब एसेट्स के लिए, रिसीवेबल, बट ट्रांसफर द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। ओके अच्छा हाँ, वो कंसाइनमेंट सेल वाले का सोल्यूशन नहीं पड़ा था, मैं आपको वो उधर से लेके गया था उधर, और आप लोगों ने भी उधर से माशाल्लाह उधर निकल गए थे, और नहीं लिखवाना तो नहीं था, सॉरी यार, इसमें तो आपका कसूर है। पेज नंबर कौन सा था, 418, 454। तो भाई याद रखिएगा, ये जो है ना कंसाइनमेंट से कोई भी सवाल हो उसका सोल्यूशन अगर फैलाना हो तो क्या क्या करें, 5 स्टेप।
देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन परवेज लिमिटेड एंड डीलर, दोनों पार्टीज के नाम आ गए, और वो जो 5 शराइत हैं वो आ गई, ये स्टैंडर्ड में दी हुई हैं 5 शराइत, obligations, payment terms, commercial substance, probability of collection of amount. There is only one performance obligation, transfer of cars. As per contract, transaction price would be the list price on the date of sale. सवाल से उठा लिया. During the 6 months thereafter, though not specifically mentioned, अभी तक मेंशन नहीं सवाल में हुआ, आफ्टर लैप्स ऑफ 15 दिन, जब 15 दिन गुजर जाएंगे 6 महीनों बाद, तो 16वें दिन आप सेल कर सकते हैं. Allocate the transaction price. Since there is only one वादा, so there is no question of allocation price. Recognize revenue. PL will record revenue. जो आप गाड़ियां बेच देंगे उनमें तो जब थर्ड पार्टीज को बेचनी तब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो गाड़ियां बिक नहीं सकेंगी तो उनमें 15 दिन वेट करें 6 महीने बाद, तो 6.5 महीने बाद उनका रेवेन्यू भी बुक कर लें. ऑन 31 मार्च अभी तक हमने कुछ भी गाड़ियां नहीं बेची, ना 6 महीने एक्सपायर हुए हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करें? नो सेल शुड बी रिकॉर्डेड. चलें जी, आपके सब्र का इम्तिहान ख़त्म. पास पेपर क्वेश्चन 6 निकालें, फिर आधा घंटा मैंने बचाने लीज का सवाल कराना है. पास पेपर क्वेश्चन 6 नहीं, ऐसे ही ज़रा हल्का फुल्का सा एक ओवरऑल. सवाल अब लिख लो, डिस्कस कर लेना, ये ऐसा कोई इतना वो नहीं है. इंश्योरेंस वगैरह देख लेंगे किसने करवाई हुई है. अच्छा, पेज नंबर 509. आ जाके अपलोड तो सारी क्लास ही होंगी, आ जाके वही पूरा 1.5 घंटा लगवा दिया. गोइटार वर्ल्ड्स नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर 17 लाख. ये नॉर्मली सेल्स कौन सी प्राइस होती है? स्टैंड अलोन. मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर सच टाइप ऑफ मशीन्स आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एट 25,000 पर मंथ. तो डिटेल्स ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल आर एज फॉलोज. 2 कस्टमर्स को हमने मशीन बेची है. एक को कैसे बेची है? ऑन 1 जुलाई 2018, साल के पहले दिन, GW साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद, साल के पहले दिन, on 1 July 18, GW signed a contract to sell machine A13 with 1 year free maintenance service at a lump sum price of 18 लाख. हाँ, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल वाला फड्डा भी है अभी, वो भी इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे डिस्कस. रिलैक्स रहें, बस चीज़ों को लोड ना लिया करें. हैं तो हैं, अब रिवीजन ही हो रही है आज भी किसी हद तक. अच्छा, अब मुझे बताएं भाईजान कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 1.8. What is standalone selling price? इंटू 6 नहीं ना मेरे भाई. एक बात याद रखिएगा, ये जो टेबल बनता है, ये अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 4 साल का टेबल बनेगा. रेवेन्यूज बना के आज रख लेंगे, बुक फिर 6 महीने का ही करेंगे. इस टेबल में क्योंकि प्राइसेस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की हैं, इसलिए अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 25,000 ज़रब 12 ज़रब 4 करेंगे आप इधर. ये टेबल पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बनता है जी. गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, ज़रब 12, 0.3, टोटल 2. जवाब 1.53 और 0.27. अच्छा जी, now what is the question? The question is, with reference to IFRS 15, explain how contract should be recorded for the year ended. Show supporting calculation but entries are not required. Supporting calculations show करें, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है. अब वही देखें, सवाल फैलाने का जो तरीका होता है उसी के ऊपर चलेंगे हम. ना 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 ना, आप सोल्यूशन ना खोलें. ओहो, ये अच्छा जी, प्यार से भी बता सकते थे यार, अगले बंदे की जान ना लिया करें. द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. गलत बात है. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर
आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेमेंट टर्म्स, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वाली 5 बातें होनी चाहिए, फिर आनी चाहिए दूसरा स्टेप। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 डिफरेंट परफॉर्मेंस अपडेट, सेलिंग द मशीन एंड प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस सर्विस। अब वो जो है, द कस्टमर कैन सेपरेटली बेनिफिट फ्रॉम द मशीन विदाउट द मेंटेनेंस सर्विस, and the machine and maintenance service are separately identifiable in the context of contract because the seller is not integrating the maintenance services within the machine। तो इसलिए, और याद रखिएगा मेंटेनेंस तो वैसे भी 2 साल तक होनी है, तो वो मशीन के अंदर कैसे घुसनी है, वो तो बाद में होनी है ना। तो इसलिए मेंटेनेंस को तो हमेशा ही अलग सर्विस समझिएगा, जैसे इंटरनेट सर्विस थी एक अलग मॉडर्न में। तो द GW will allocate the transaction price between 2 performance obligation as follows। स्टेप 1 उसने डिस्कस नहीं किया, स्टेप 2 डिस्कस कर लिया, स्टेप 3 डिस्कस कर लिया। स्टेप 3 था ट्रांजैक्शन प्राइस, वो ये थी, और ये स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 है रेवेन्यू बुक करना। रेवेन्यू रिलेटेड टू मशीन वुड बी रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम दैट इज ऑन यकम अगस्त है, तो यकम जुलाई को क्या था? अच्छा, यकम जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट था, वेल डन। तो फिर तो इस रेवेन्यू को भी हम 6/12 नहीं करेंगे, इससे 5/12 करेंगे। while revenue related to maintenance service should be recorded over time। ओवर टाइम की वजह भी बताइएगा क्या? और मेंटेनेंस, that is customer is entity is providing the service simultaneously and customer is consuming its benefit। वो जो पैरा नंबर 35 है मेरे ख्याल से, तो पैरा 35, वो जो PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम की 3 बातें हैं। तो पहले क्या हो गया? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, वो आई कैप ने नहीं लिखा। दूसरा हो गया आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस, और तीसरा स्टेप हो गया डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथा स्टेप हो गया एलोकेट द, पांचवा रिकॉर्ड द रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। ओवरऑल स्टैंडर्ड की थीम आज आपको समझ आ रही है, तो ये इस तरह डिस्कस हो सकता है। बस ठीक है, बात तो एक नहीं है ना, लिखनी तो डेबिट क्रेडिट के साथ होगी ना, बस डिस्कशन तो फिर सारी हो गई। अच्छा, ऑन यकम अक्टूबर 2018 को GW सोल्ड अ मशीन A13 टू विटलन लिमिटेड फॉर 1.95 मिलियन। भाईजान जज्बाती हो गए हो। sold a machine for 1.9 million as per the contract। oh अच्छा, the payment would be made after 2 years। तो डिलीवरी आज है यकम, इसको अगर आप फिर डिटेल से बनाना चाहते हैं तो वो तो फिर इस तरह बनेगा। हमारा ईयर एंड कौन सा? 18, अगला 20। तो मैंने कब डिलीवरी की है? यकम अक्टूबर को। तो इस साल 12 महीने का इंटरेस्ट बुक होगा, इस साल 3 महीने का इंटरेस्ट बुक होगा, और इस साल 9 महीने का इंटरेस्ट बुक होगा। लेकिन हमारी डिस्कशन तो सिर्फ पहले साल पे रहेगी। अच्छा, दीवानावार किसकी डेट को ढूंढना होता है? कैश। दीवानावार किसकी डेट को ढूंढना होता है? कैश को। कैश कितना मिलना है? 1.95 मिलियन। कितने साल बाद? अच्छा, यहां मैं लिख दूं कैश, और इसे उठा के डिस्काउंट रेट यूज करके इधर ले आऊं। कौन सा वाला डिस्काउंट रेट? परेशान नहीं होना, वो फेयर वैल्यू दी हुई है 1.7। अब उसे इग्नोर करना है। जब भी कभी सवाल में कैश फिगर दे दे तो फिर कैश फिगर को डिस्काउंट करना है। प्लीज लिख लें, डिस्काउंटिंग के सवालों में सेल फेयर वैल्यू पे बुक नहीं होगी, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू पे बुक होगी। डिस्काउंटिंग के सवालों में सेल फेयर वैल्यू पे बुक, अगर फेयर वैल्यू कुछ और हो खैर है, उस पर नहीं बुक करनी। डिस्काउंटिंग के सवालों में सेल फेयर वैल्यू पे बुक नहीं होगी, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू पे बुक होगी। डिस्काउंटिंग के सवालों में सेल फेयर वैल्यू पे बुक नहीं होगी, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू पे बुक होगी। सेल फेयर वैल्यू पे बुक नहीं होगी, बल्कि प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू पे बुक होगी। ओके,
अच्छा, अब मोहतरम सवाल यह है कि बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट रेट आपने ढूंढना है दीवानावार इंक्रीमेंटल बोरोइंग, लेकिन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट अगर गिवन नहीं है तो मजबूरन इम्प्लिसिट रेट भी यूज किया। अब सवाल में रेट गिवन नहीं है तो मैं मजबूरी में यहां आज की फेयर वैल्यू लिख रहा हूं 1.7 और फिर मैं छुपा हुआ रेट निकालने की कोशिश करूंगा। अब आप मुझे हेल्प आउट कर दें छुपा हुआ रेट निकालना किसी तरह कि अगर 1.7 आ जाए 2 साल बाद 1.95 है तो वो क्या फिगर होगी जो आप 1.7 को आगे उठा के लेके जा रहे हैं या 1.95 को पीछे उठा के लेके आ रहे हैं। दोनों एक ही तरीके। ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूं ताकि ऑनलाइन वालों को भी पता चले क्या करना है। बोलें 1.95 को पीछे बुला रहे हैं कि 1.7 कब आ जाएगा। तो कितने लोगों ने ये फार्मूला लगाया? मैंने पिछली क्लास में भी लगवाया था। कैलकुलेटर पे लगाएं जरा फार्मूला। ऑनलाइन में किसी को समझ ना आया तो कोई भाई वीडियो बना के उधर भेज दें। 7.1% इट इज इम्प्लिसिट रेट। ये निकाल लें क्योंकि मैंने इंटरेस्ट एंड ट्रूस्ट भी निकालना है। 7.1% इम्प्लिसिट रेट निकल आया। मजबूरी में बस यही यूज कर लें। अब आप हजरात मुझे एंट्रीज करवा दें क्या होंगी। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किस पे? 1.7। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यार अब तो बड़े हो गए हुए हैं, अब टेबल बनाए बगैर आज करने दें। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1.7 कैरिंग अमाउंट होगी डेटर अकाउंट में। 1.7 इंटू 7.1% इंटू 7.1% इंटू 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 3/12। अब तो बड़े हो गए हैं, इस तरह एंट्रीज कर सकते हैं हम टेबल बनाए बगैर। 1 साल की एंट्रीज हो तो टेबल बनाने की क्या जरूरत है, 4 डालने। कुछ बच्चे तो लीज में भी पहले साल की जनरल एंट्रीज टेबल बनाए बगैर कर रहे हैं, ज़्यादा हो गई है। ना करें, पहले साल का टेबल तो बना ही लिया करें, 1 आधा मिनट लगता है। तो ये किसका रेवेन्यू बुक हो गया? सेल्स का। सेल्स का। मेंटेनेंस सर्विसेज वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अब मशीन की प्राइस अलग दे दी थी तो मेंटेनेंस सर्विसेज वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो इसकी एंट्री कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 25,000 ज़रब 3 0.075 या 75। असल में ना पता है तरीका यार सिंपल होता है, आप लोग ऐसी दही बनाई होती है। 25,000 को ज़रब दे 3 से, जो जवाब आए कैलकुलेटर पे लिखने डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, बात खत्म। अपने आप को मुश्किल में डाला होता है सोच के 0.075 या डिवाइड बाय 1 मिलियन लिखें, जवाब बता दें 0.075। अब ये फिगरें पूरे निकाल के रख ली हैं, इनकी डिस्कशन करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली सारी डिस्कशन अब जो है वो हमारी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के एतबार से है। तो इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, इसमें ये लफ्ज़ जरूर लिख के आएगा, वो जो एक लफ्ज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, देयर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, इस वजह से हम चीज़ों को डिस्काउंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज सेलिंग द मशीन and providing the contract includes a significant financing component in respect of sale of machine which is evident from the difference between 1.7 and 1.95। असल में ना पेपर में आपने ना ढूंढना है कैश प्राइस को, कैश किस दिन जा रहा है, कैश जा रहा है 2 साल बाद, उसको पकड़ के बस पीछे लाना है। क्रेडिट सेल के सवालों में पीवी निकालनी है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर के सवालों में फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। Revenue related to machine would be recorded upon delivery. Revenue related to maintenance service would be recorded as service are rendered. और उसमें आगे अब आप बड़े हो गए, अब आप लॉजिक शॉजिक देके आइएगा, पहले आई कैप इतनी तफसील में जवाब नहीं देता था। When the performance obligation is satisfied and at this stage the PO is satisfied over time because as and when we are rendering the service he is simultaneously receiving the service and consuming the service. The difference between the promised consideration and cash selling price of 2.5 lakh would be recognized as interest revenue over 2 years using the implicit rate. Implicit rate उसने निकाल के दिया हुआ है। So sale of machine should be booked at 17 lakh. Interest income should be booked at
30175 एंड मेंटेनेंस सर्विसेज शुड बी बुक्ड एट 75,000। तो ये तीनों चीजें उसने रेवेन्यू में डाली हुई हैं। रेट गिवन होता तो फिर हम उसी रेट को यूज करते, एक्सेलेंट, फिर हम 1.7 को यूज ना करते। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट दैट्स डन डन। प्रेजेंटेशन के सवाल ना आपको ज़रा रिवाइज कराएं, फिर हम अगली क्लास में इसको देखते हैं अगर आप लोगों को मसला आया। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पेज 464 से 65। जी मैं बताता हूँ। IFRS 15 की समरी हमने कर ली है, MCQs हम देख लेंगे, ये तो ISRS के हैं, IFRS के भी देख लेंगे। अच्छा मोहतरम, IFRS 16 का नमाज के बाद ना 15-20 मिनट में सवाल डिस्कस कर लेते हैं। असल में मैंने आपको ये सवाल नहीं करवाना, सवाल तो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, साथ थोड़ा हल्का फुल्का। मैंने आपको जो हमारे पास 3-4 समरीज है ना उनको यूज़ करने का तरीका बताना है। तो उस ये एक सवाल चुने जो लेसी का भी है, लेसर का भी है, डिस्काउंट रेट की भी डिस्कशन है, IDC की भी डिस्कशन है, डिसमेंटलिंग की भी डिस्कशन है, सारी चीज़ों की डिस्कशन है। ये सवाल आपके पास घर में पड़ा हुआ है इसलिए मैंने कॉपी करा के आपको दे दिया है। तो ये आसानी वाला। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट के अंदर दो छोटे छोटे सवाल कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर बता दें कौन सा ज़रा थ्योरी में। ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग क्या होती है? नहीं, एसेट और लायबिलिटी नेट नहीं, आप तो बड़े हो गए हैं। इनकम और, आप मुझे दो मिसालें बताएं जहां ऑफसेटिंग अलाउड थी, ऑफसेटिंग अलाउड नहीं थी। रीइंबर्समेंट में हिम्मत करें, रीइंबर्समेंट में कौन सी ऑफसेटिंग अलाउ थी? P&L में, P&L में ऑफसेटिंग अलाउ थी, और बैलेंस शीट में आपने सेपरेट एसेट शो करना था। तो ये एक ऑफसेटिंग है। अच्छा, आप लोग सफर ढूंढे, मेरी बात साथ साथ सुनते रहें। मुझे बताएं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल नेट हो सकती है? सेल कॉस्ट ऑफ सेल नेट हो सकती है? जीपी शो कर दें खाली, यार ज्यादा हो गई है, यानी कि P&L में खाली जीपी शो कर दें। नहीं, नीचे भी नहीं, नेट सेल तो सेल रिटर्न है ना, वो तो आसान सी एडजस्टमेंट है। वैसे सेल कॉस्ट ऑफ सेल नेट हो सकती है? तो अजीब सी बात हो जाएगी, सेल कॉस्ट ऑफ सेल नजर ही नहीं आ रही बिजनेस की, और क्या नजर आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। किसी ने पूछा ये कैसे कमाया, उन्होंने कहा सेल भी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी है। कितनी हम नहीं बताएंगे, छुपाएंगे तुमसे, ये ज्यादा हो जाएगी ऑफसेटिंग, ये जरा लूट मच जाएगी। पेज नंबर 573। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो इतने ज्यादा तो कर लिए, क्वेश्चन 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, ये सारे पास पेपर्स के ये सारे सवाल अल्लाह का शुक्र है भाई हमने किए हैं। तो ऐसी बात ना कर हमारे साथ, मैंने तो रोने लग जाना। एक मिनट, ठहर जा। मैं ज़रा एक दफ़ा इसको बता दूं कि फाइनल अकाउंट के जो सवाल हैं, हमने जो है वो ये फाइनल अकाउंट के जो सवाल हैं, ये वाला भी कर लिया था, 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 ये सारे हमने कर लिए हैं। IAS 12 के साथ जो फाइनल अकाउंट का सवाल आता है वो असल में शायद हमने इसके अंदर डाला हुआ है कहीं। तो ये 18 नंबर वाला जो सवाल आया था, एक मिंट लेमनेड वाला आया था और एक और आया था। अच्छा, फाइनल अकाउंट में ना 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक तो वो 2 सवाल हैं, मुझे कोई याद करा देगा, नोट्स में मैं डाल दूंगा आज वाले, कौन याद करा देगा? अच्छा, तो फाइनल अकाउंट में 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक तो वो जो 2 सवाल पास पेपर का क्वेश्चन 10 और 11 है शायद, IAS 12 और फाइनल अकाउंट वाला। दूसरे सवाल आते हैं डिस्क्लोजर्स के, पास पेपर का क्वेश्चन 1 है, 2 है, 6 है डिस्क्लोजर्स के। और तीसरे सवाल आजकल जो बहुत कम आ रहे हैं वो P&L और बैलेंस शीट होते हैं और नीचे गलतियां बताई होती हैं। P&L और बैलेंस शीट होते हैं, नीचे गलतियां बताई होती हैं। तो वो वाले सवाल जो है वो ट्रायल दिया होता है, वो वाले सवाल बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं 1-2 मिनट, मेरे एजेंडे में नहीं है लेकिन कर लेते हैं डिस्कशन। अच्छा, अब आप ऑफसेटिंग की तरफ आओ, कौन सा पेज है? 573। किधर है फाइनल अकाउंट? अच्छा, ऑफसेटिंग डेट इज रिक्वायर्ड। कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आपने ऑफसेट करना है। मिसाल के तौर पे सेल में से डिस्काउंट क्या करना है? माइनस, और P&L के मुंह पर सेल फिर शो करनी है। असल में जो हमारा कंपनी लॉ है ना, ये तो स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि
हमारा जो कंपनी लॉ है ना, वैसे वो कहते हैं कि सेल और डिस्काउंट अलग अलग नजर आना चाहिए, इसलिए हम सेल और डिस्काउंट अलग अलग शो करते हैं, लेकिन नेट करके भी शो किया जा सकता है एज पर IFRS। अच्छा, ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस डेट इज अलाउड, जो अलाउड है, डेट इज अलाउड। फिक्स्ड एसेट आपने बेचा 50 का, इसकी बुक वैल्यू थी 30, गेन कितना आ गया 20। ऑप्शन 1 इसको अदर इनकम में शो कर दें, ऑप्शन 2 इसको अदर इनकम में शो कर दें, इसको एक्सपेंसेस में। ये आप लोगों ने कभी भी नहीं किया जिंदगी में, अजीब सी बात कर रहा हूं। हम हमेशा ये करते हैं, हम ये करते हैं। ये भी हो सकता है क्या, पूरा कंसिडरेशन को कहां डाल दो, अदर इनकम में, और बुक वैल्यू को कहां डाल दो, ये भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है लफ्स, ये ऑफसेटिंग क्या है, हम कभी नहीं करते, हम ये करते हैं। आपको याद है हमेशा अदर इनकम में 20 हम डालते हैं, बल्कि कंसोलिडेशन में भी मैं कहता था 20 अदर इनकम में पड़ा, वैसे उल्टा दें। ये डिस्पोजल अकाउंट बनाया है मैंने, 50 और 30। अच्छा, ये पेज नंबर है 573। ओके, किया तूने नोट मारा, तस्वीर खींची है। अच्छा, ओके, ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस डेट इज नॉट अलाउड, किस किस को नेट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, नॉट अलाउड एट ऑल। ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट इज अलाउड, सेम पार्टी डेटर क्रेडिटर कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के एंगल से तो होती थी, वैसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर सकते हैं डेटर क्रेडिटर की नेट ऑफ, एक ही बंदे से पैसे लेने हैं देने हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर लें। ऑफसेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट इज इफ सेल्स टैक्स इज पेएबल टू गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स इज रिसीवेबल फ्रॉम, वी कैन नॉट ऑफसेट देम एज पर लॉज इन पाकिस्तान। तो सेल्स टैक्स पेएबल अलग शो करें और इनकम टैक्स रिसीवेबल अलग शो करें, दैट इज नॉट अलाउड, इनको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ऑफसेट नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई, एक नहायत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको मैं नोट्स में अलग नाम से भी डाल दूंगा। ये मैं आपके सामने पहले नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल रहा हूं और फिर आपके सामने एक चीज बताने लगा हूं। देखें इधर, दैट इज बैलेंस शीट, दैट इज P&L, सॉरी दैट इज P&L, दैट इज स्टेटमेंट इन इक्विटी, ये है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें मैंने कहा था लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये जो नोट है ना, नोट नंबर 2.1 स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के आगे 2.2, 2.3 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका नाम है नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बाय डिफॉल्ट वैसे पेपर में अगर वो ना कहे ना तो ये नोट लिख के आना चाहिए हमें, क्योंकि ये नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज यूजर को बतानी चाहिए। पेपर में मैंने कहा था कभी सवाल आ सकते हैं पीपीई के बारे में, नेसेसरी असम्पशंस लेके नोट डाल दो खुद ही, यानी ये चीजें जूम जूम करके डाल दो, जो आपको समझ आ रही है डाल दो चीजें। ये खुद से भी लिख सकते हैं, सवाल में डाटा भी अवेलेबल हो सकता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन है, सवाल में ना अवेलेबल हो तो ये खुद भी लिख सकते हैं। अब सवाल की तरह रिक्वायरमेंट पढ़ना शुरू करें। अगर मैं पास पेपर क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ूं तो
टेस्ट का जो था उसमें मैंने कहा हुआ था नोट्स बना के देने हैं। अच्छा, इसमें ये जो पास पेपर क्वेश्चन 1 है इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, आप लोग मत खोलें बेशक। बैलेंस शीट बनानी है आपने अलोंग विद नोट्स, नोट्स के साथ आप लोगों ने बनानी है। पिछले साल की फिगर्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे दोस्त मेरे से नोट्स मांग रहे हो और कह रहे हो नोट्स नहीं रिक्वायर्ड। मेरे दोस्त मेरे से क्या चाहते हो तुम? वो कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है अगर आप इस सवाल के सॉल्यूशन में जाएं तो हमने बैलेंस शीट बनाई है, उसके बाद हम ऐसा किया हमने कि डायरेक्टली शेयर कैपिटल और पीपी और इनके नोट की तरफ चले गए। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसियों शॉलिसियों के नोट 2-3 दफा आपको मैंने पढ़ने को कहा हुआ है, इनको हमने लिफ्ट नहीं कराई। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस तो लिख दिया करो यार, वो तो नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है जब डेटा अवेलेबल हो। मुझे ये डर है कि अगर नंबर ज्यादा हुए और अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट बनाने का मना भी नहीं किया उसने, तो बनाना पड़ सकता है कभी। टेस्ट वाले क्वेश्चन में तो कहा था बनाने को स्पेसिफिकली। डेटा जितना था फिर नेसेसरी असम्पशन देके बना दिया था। हाँ, नहीं सॉल्यूशन अपलोड हुआ हुआ उसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, डिस्कशन के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो मसला तो आप लोगों को पड़ा हुआ है, मुझे तो मसला बिल्कुल नहीं है। आई एम अवेलेबल, मैं अल्लाह का शुक्र आई एम अवेलेबल। मसला इज एट योर एंड, जाएं छोड़ें। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस भी दी हुई थी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ना दिया करें अनलेस के सवाल मांग ले, और अगर आपको लग रहा हो सवाल में 2-3 एडजस्टमेंट है और नंबर 15-16 है तो फिर सब कुछ ही दे दें फिर। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 2 की भी ये रिक्वायरमेंट है। बोलो बोलो बोलो। बैलेंस शीट बनानी है, रेलिवेंट नोट्स बनाने हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट नहीं बनाना। तो ये अब लफ्ज समझ आया जो आ रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, सवालों की रिक्वायरमेंट डिस्कस हो रही है और तुम लोग बातें कर रहे हो। क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट अजीब है यार, इनको चुप कराओ या तीनों को कह दो माजरत। कंपैरेटिव फिगर रिक्वायर्ड नहीं है, तभी अगर सवाल साइलेंट और कंपैरेटिव डेटा दिया हो तो फिर दे के आए। बैलेंस शीट में भी नोट्स में भी। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 मजे का है। बैलेंस शीट बनानी है, P&L बनाना है, लेकिन कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ना कंपैरेटिव फिगर्स बनानी है ना नोट्स बनाने हैं। अब नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी तो दूर की बात है, वो कहते हैं ये जो नोट्स बना के तुम नीचे चार्ट डालते हो ये डालना ही नहीं। लेकिन ये तो पता नहीं किस जमाने का सवाल है, आप कैसे सवाल कहाँ आते हैं, आप तो नोट्स के सवाल में आते हैं। अच्छा, ये मैं कह रहा था, एक पास पेपर क्वेश्चन 1-2 टाइप सवाल आ रहे हैं डिस्क्लोजर्स के, और एक पास पेपर क्वेश्चन 3 टाइप सवाल है जिसमें P&L भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी मांगा हुआ है, लेकिन नोट्स नहीं मांगे हुए। और उसके बाद 30-35 कंसोलिडेशन मिला के उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपको सवाल मिलेगा इस टाइप के जो आ रहे हैं आजकल, IAS 12 और वो मिला के। तो वो दो सवाल है। क्वेश्चन 10 SOCI बनाएं, IFR और करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बनाएं। पास पेपर क्वेश्चन 11 की भी यही रिक्वायरमेंट है। P&L बनाएं, OCI बनाएं और टैक्स का नोट बनाएं। तो या तो ओवरऑल नोट्स के सवाल आ रहे हैं या IAS 12 का नोट का सवाल आ रहा है साथ। और या इसमें करना क्या होता है, इसमें मैंने आपको मशवरा दिया था क्वेश्चन 11 जब करवाया था कि स्टेप 1 PBT बना के P&L बना के PBT तक पहुंचें, फिर पहुंचने के बाद करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करें। लेकिन अगर टाइम कम है तो खुदा के लिए PBT तक पहुंचना भूल जाएं, सीधे सीधे मार्क्स लें, क्योंकि करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ज्यादा आसान है, वो P&L बनाने से भी ज्यादा आसान है, उसमें फौरन मार्क्स मिलते हैं। अच्छा चलें जी, हमारा सारी बात अल्लाह का शुक्र है क्लोज हो गई है। 1:45 से 2:15 तक मैंने लीज की डिस्कशन करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है। 4 से 5 मिनट अब आप हजरात ने मुझे बड़ी अटेंशन के साथ देने हैं। FAR 1 की एक चीज़ खुदा ना खास्ता अगर उसने पूछ ली तो वो पंगा हो जाएगा, फिर उस चीज़ को देख लेना ज़रूरी है। मुझे पेज नंबर अगर आप बता सकें, आज के नोट्स में एक सवाल है फ़ख्र वाला, मैंने पेज नंबर घर में डाला हुआ है, पेज नंबर 611।
ABCDEF 611 स्टेटमेंट इन इक्विटी FAR1 स्टेटमेंट इन इक्विटी। लीज के साथ हल्की फुल्की कोई और बात भी हो सकती है, अब ये गारंटी तो नहीं कि लीज ही डिस्कस होनी है। अच्छा, ये एक सवाल है जी, पेज 612। ये सवाल आता था उसका क्या कहते हैं, जिस वक्त IAS 8 FAR1 में होता था, तो ये उसने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपको पता है IAS 8 में ये हमारे साल के प्रॉफिट्स होते थे, ड्राफ्ट और सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, PCI में जो जाता है, इसको हम पैट और OCI लिख के ऐसे ले जाते थे। अच्छा, इसमें आपको पता है स्टेटमेंट इन इक्विटी में सिर्फ 19 का साल आता है, 18 का साल आता है। 17 के साल को हम लोग इग्नोर करते होते हैं IAS 8 में, क्योंकि हमने 2 साल की बनानी होती है ना स्टेटमेंट इन इक्विटी, तो इसको हम इग्नोर करते होते थे और हम कहते थे ये ओपनिंग आरई में पड़ा हुआ है, ओपनिंग आरई में पड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से आप लोग एक काम रीस्टेट करते थे, एक्सीलेंट। 31/12/19 का सवाल आप शुरू करते थे 1 जनवरी 18 से स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाने के लिए। 31/12/19 का सवाल शुरू करते थे कहां से? 1 जनवरी 18 से। अच्छा, अब बड़ा आसान सी एक आधी गलती हुई है सवाल में। हमारा साल है 19 का। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट एनुअल पेमेंट्स फॉर मशीन एक्वायर्ड ऑन लीज हैव बीन रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। बता दे P&L में क्या चला गया? रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस खर्चा टाइप चीज है। क्या जाना चाहिए था? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन और, ये गलती किस साल की हुई भी है? पिछले साल गलती हुई है। अब 2 साल आपने गलती सही करनी है, 2 साल आपने गलती सही करनी है। रेंट कितना है बोल दें? 25। आपने क्या करना है? आपने 19 के प्रॉफिट को पकड़ना है और पकड़ के इसमें 25 एक्सलेंट ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने पहले साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करना है और दूसरे साल का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। ये जिसमें कितने लोगों को समझ आ गई, जरा हाथ खड़ा कर दें। क्या P&L में चला गया रेंट? क्या जाना चाहिए था? इंटरेस्ट। और आप क्या करें? क्या उल्टाएं? खर्चा उल्टाएं। कौन सा साइन? क्या माइनस करें? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। हिम्मत करके ये जरा फिगर देखें इंटरेस्ट की, सिर्फ इंटरेस्ट की देख लें पहले साल की। 13-12 छोड़े। ये एडजस्टमेंट देखें जो मैंने स्टेटमेंट इन इक्विटी में किया है। एडजस्टमेंट देखिएगा। ये डेप्रिसिएशन डन। और फिगरें कौन सी सही कर रहा हूं मैं? अभी जो आपको दिखाई हैं 98 और 84 डन। बस अगली एडजस्टमेंट मैं नहीं करा रहा, ये टीचर ने आपको कराई होती है FAR1 में। ये IAS 40 का मॉडल था। कौन सा मॉडल गलती से यूज हो गया था? पॉलिसी चेंज हुई थी, मादरत पॉलिसी चेंज हुई थी। और पॉलिसी चेंज का इफेक्ट रीट्रॉस। कितने लोगों को याद आ रहा है? ये सवाल कराते हैं टीचर, ये सवाल कराते हैं सिर्फ पहला पॉइंट डलवा के FAR1 में। उसमें क्या हुआ था? ओल्ड पॉलिसी कौन सी थी? नई पॉलिसी किसकी तरफ जा रहे हैं? अब क्या करेंगे? जल्दी बताएं। कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन उल्टा कर रिवैल्यूएशन मॉडल वाला गेन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन उल्टाना किस साइन के साथ? प्लस। और गेन रिकॉर्ड करना भी प्लस साइन के साथ। लेकिन प्लीज ये गलती ओपनिंग आरई में सही होगी, ये वाली गलती भी ओपनिंग आरई में सही होगी। प्रायर एरर नहीं, पॉलिसी चेंज। ये वाली 18 के प्रॉफिट में सही होगी और ये वाली 19 के प्रॉफिट में सही होगी। ये मैं भी आपको नमाज के बाद शो करता हूं कहां सही हुई भी है। 1:50 पे आ जाए इंशाल्लाह, ताकि 2:20 तक आपको फ्री कर दिया जाए लीज वाला सवाल करा के। फिर परसों इंशाल्लाह मिलते हैं।